नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 17 ऑफ नवंबर 27 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सके, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए और कोशिश करिए कि रेगुलर जो है करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो है क्वेश्चंस करंट अफेयर से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम पीवीजीटी विकास मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो बताइए किसके द्वारा जो है इस मिशन का शुभारंभ किया गया है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लोगों के लिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड में गए थे और उन्होंने बहुत सारी जो है वहां पे चूंकि चीजों का शुभारंभ किया, जिसमें से हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समूह को, ठीक है, सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। और 15 नवंबर को, जिस दिन दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, उसी दिन देखा जाए तो विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली, ठीक है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उन्हें जो है उनके विकास मिशन का एक शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पीएम, ठीक है, पीवीजीटी जो मिशन का शुभारंभ किया गया है दोस्तों 15 नवंबर को किया गया। ठीक है, कहां से किया गया? झारखंड से किया गया। ठीक है, इस अवसर पे देखा जाए तो यहाँ पे जो जनजातीय गौरव दिवस जिस दिन 15 नवंबर को मनाया जाता है, इस अवसर पे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो है 24,000 करोड़ रुपए की योजना की क्या किया है? शुरुआत की है। वित्त वर्ष यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री जी ने जो ये विकास मिशन है दोस्तों, ये पीवीजीटी जो विकास मिशन है, इसके शुरू करने की जो घोषणा की गई थी दोस्तों, ये बजट, इस साल के बजट यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई थी। यह मिशन देखा जाए तो देश भर में जो विशेष रूप से कमजोर, ध्यान रखिएगा कितने हैं दोस्तों, ये विशेष रूप से कमजोर जनजातियां कितनी है? तो 75 जनजातियां हैं। ठीक है, जो कि 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में ये फैली हुई हैं और ये लगभग 22,544 गांव में रहती है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया, मल्टीपल चॉइसेस में ये क्वेश्चन ऑप्शन में आया था कि ये कितनी जनजातियां, तो ध्यान रखिएगा 75 जनजातियां हैं जिनको विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जनजातियां 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं और इनकी आबादी लगभग कितनी है दोस्तों? तो ये 28 लाख जो है इनकी आबादी, और ये जनजातियां लगभग बिखरी हुई हैं और ये सुदूर और दुर्गम जो वन क्षेत्र है उसमें ये रहती हैं। ये जो पीवीजीटी मिशन है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसे लोग जो यहाँ पे जो विशेष रूप से कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों के परिवारों और बस्तियों को सड़क, दूरसंचार सेवाएं, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना, अस्थायी आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाएं जो है वो, माफ करिए, यहाँ पे जो अस्थायी आजीविका के जो अवसर हैं, ऐसी बुनियादी सुविधाएं जो उपलब्ध कराना इस मिशन का उद्देश्य है। और इस मिशन को जो है जो कार्यान्वयन किया जाएगा, जो लागू किया जाएगा, ये 9 मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री, ठीक है, पीवीजीटी जो मिशन है यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए जो मिशन शुरू किया गया है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। 15 नवंबर को शुरू किया गया, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे शुरू किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ पे जो एक तरीके से जो पिछड़ी, जो कमजोर रूप से ये जो समूह है दोस्तों, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इसके बारे में कब जो है जो सबसे कमजोर समूह की जो पहचान की गई थी दोस्तों, कब किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो बात है दोस्तों यहाँ पे जो है चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड मुझे आप बताएंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी कब लागू की गई थी। तो इसी दौरान जो है कमजोर समूहों की पहचान करने के लिए, ध्यान रखिएगा, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो एसटी ग्रुप है दोस्तों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनके भी भीतर एक उप श्रेणी बनाएगा। तो अनुसूचित जनजातियों में भी जो कमजोर है, विशेष रूप से जो कमजोर
कमजोर है उनके लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई, जिन्हें विकास के सबसे निचले स्तर पर जो है माना गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या किया गया, एक ढेबर आयोग का जो है गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ढेबर आयोग जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो अनुसूचित जनजातियों के भीतर जो उप श्रेणी है उनके लिए जो है आयोग बनाया गया था। और इस रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह की पहचान करने के लिए क्या किया गया था, एक मापदंड स्थापित किया गया था। ठीक है, तो विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है उनकी पहचान के लिए किस आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, तो ढेबर आयोग का गठन किया गया था। अब ये कौन सी जनजातियां होंगी जिन्हें जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में वर्गीकृत किया जाएगा, तो इनकी आबादी बहुत छोटी होगी, ठीक है, यानी कि इनकी संख्या बहुत कम होगी और ये अपेक्षाकृत जो है शारीरिक रूप से अलग थलग होंगे। इनकी कोई लिखित भाषा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इनकी लिखित भाषा का इनके पास स्वभाव होगा, बहुत ही सरल जीवन होगा, तकनीकी, ठीक है, इनके पास नहीं होगी, परिवर्तन की गति भी इनके में धीमी होगी। ये सब जो है आधार, ये मापदंड बताया गया दोस्तों ढेबर आयोग के द्वारा, और जो इसमें जो है इस वर्ग के अंतर्गत आएगा उसे जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ढेबर आयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीवीजीटी के जो पहले, इसको किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आदिम जनजातीय समूह के रूप से जाना जाता था। लेकिन 2006 में जो है भारत सरकार ने पीजीटी यानी कि ध्यान रखिएगा आदिम जनजातीय समूह का नाम बदल करके क्या कर दिया दोस्तों, पीवीजीटी कर दिया। ठीक है, और ये जो 75 पीवीजीटी जो समूह है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे अधिक जो संख्या है वो कहाँ है, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, तो विशेष रूप से जो कमजोर जनजातियों की सबसे जो समूह है, सबसे अधिक जो समूह पाया जाता है उड़ीसा में पाया जाता है। पूरे भारत में 75 है, ध्यान रखिएगा, अभी तक ये 75, और यूपीएससी में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये योजना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समूह है। ठीक है, पीवीजीटी जो समूह है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने गतिशील स्टार्टअप तंत्र को जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो गतिशील स्टार्टअप तंत्र को जोड़ने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है, भारत और किस देश ने किया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने किया है। तो भारत और अमेरिका ने गतिशील स्टार्टअप तंत्र और विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को जोड़ने के आशय पत्र पर क्या किया है दोस्तों, हस्ताक्षर किया है। जैसा कि यहाँ पे भी हाल ही में बात करें दोस्तों, जो यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वो अभी यात्रा पे है, अमेरिका की यात्रा पे गए हुए, 4 दिवसीय यात्रा पे। इस दौरान जो है ये महत्वपूर्ण समझौते किए गए। तो नवाचार तंत्र को आपसी सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की 4 दिनों की यात्रा पर गए भारत के वाणिज्य मंत्री, ठीक है, पीयूष गोयल ने इस आशय पत्र पर क्या किया दोस्तों, हस्ताक्षर किया था। भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया इस आशय पत्र पे, तो जो वाणिज्य मंत्री दोस्तों पीयूष गोयल, जो कि अभी यात्रा पे गए हैं अमेरिका के। तो यहाँ पे पीयूष गोयल ने अमेरिकी मंत्री जो जीना रायमुंडो के साथ जो है इस IPEC समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अलग भारत अमेरिका के बीच बढ़ रहे वाणिज्यिक सहयोग और व्यापार संबंधी जो है कार्य पर भी उन्होंने चर्चा किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये द्विपक्षीय जो भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा जो मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठक था, उसके अलावा भी इन्होंने एक दूसरे देश को, यानी कि भारत और अमेरिका एक दूसरे को वाणिज्यिक क्षेत्र में सहयोग कर सके, व्यापार संबंधी कार्य पे जो है सहयोग कर सके, इस पर भी जो है चर्चा की गई। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान दोस्तों जो भारत अमेरिका ने मिलकर और तथा अन्य समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे से संबंधित 12 भागीदारों ने IPEC आपूर्ति श्रृंखला के लचीले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे भारत अमेरिका आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित IPFEF जो है इसकी लचीली भागीदारी में, ठीक है, किन देशों ने यहाँ पे शामिल हुए, कौन से देश शामिल हुए, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, ठीक है, यहाँ पे फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरियाई गणराज्य, मलेशियाई न्यू, ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंडस, जो फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम समेत जो है 14 देश जो है शामिल थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है गतिशील स्टार्टअप तंत्र और ठीक है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे के अलावा यहाँ पे वाणिज्यिक सहयोग के लिए व्यापार संबंधी कार्य जैसे क्षेत्रों पे एक दूसरे को सहयोग करने के लिए भारत और अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य से शुरू किया, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, झारखंड। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कि मैंने अभी बताया झारखंड की यात्रा पे थे और झारखंड से उन्होंने
विकसित भारत संकल्प यात्रा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमत की भी शुरुआत किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमत की भी शुरुआत की और साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किया। कहां से किया दोस्तों? झारखंड से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस कब था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर को था और इस अवसर पे उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की लागत से योजना वाला, ठीक है, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, पीएम जनमन का शुभारंभ किया है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात भी किया। प्रधानमंत्री जी ने इस दौरान जो है रैली को संबोधित किया और उन्होंने जो है ये बोला कि, ठीक है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात किया कि अमृत काल के, जो कि भारत जो है अपने जो है आजादी की जो है 100वीं वर्षगांठ मनाएगा दोस्तों 2047 तक, और तब तक जो है भारत जो है जो बचा हुआ समय है दोस्तों, ठीक है, यानी कि आज से 47 तक का जो बचा हुआ समय जो 25 वर्ष है दोस्तों, उस दौरान क्या करेगा कि उस काल को भारत ने अमृत काल कहा है। ठीक है, ये अमृत काल से चल रहा है और अमृत काल के जो है अगले 25 वर्षों में देखा जाए दोस्तों तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, 4 जो है अमृत मंत्र दिए कि इन 4 अमृत मंत्रों पर चलकर भारत जो है विकसित राष्ट्र बन सकता है। और ये मंत्र कौन से, ये आप जो है ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है झारखंड के खूंटी में, ठीक है, उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती पर, ठीक है, जो समारोह आयोजित किया था उसको संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई हम अमृत काल के अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बन सके, इसके लिए हमें जो है 4 अमृत स्तंभों को सशक्त करना होगा। और ये 4 अमृत स्तंभ कौन से है भाई? देश की महिलाओं को सशक्त करके हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, देश के किसान जो है उनको सशक्त करके, जो पशुपालन और कृषि और मत्स्य पालन से जुड़े हुए जो किसान है, जो लोग हैं, उनको सशक्त करके, साथ ही साथ देश के जो युवा और नव मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग है उनको सशक्त करके हम देश के अमृत काल के, ठीक है, दौरान क्या कर सकते हैं? विकसित राष्ट्र, यानी कि जब भारत अपनी, ठीक है, आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उस दौरान जो है भारत इन 4 स्तंभों को सशक्त करके, अमृत स्तंभों को सशक्त करके विकसित राष्ट्र बन सकता है। ये जो है अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। इस योजना का उद्देश्य की बात करें दोस्तों, ये जो योजना है, कौन सी योजना दोस्तों? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान, ठीक है, योजना है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय वर्ग के जो सुविधा वंचित लोग हैं उनको सड़क, दूरसंचार संपर्क, बिजली, सुरक्षित आवास, साफ पेयजल, सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा आजीविका जो है आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो है पीएम जनमत की शुरुआत की है। कहां से किया है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, झारखंड से किया है। ठीक है, आइए कुछ अन्य बात कर लेते हैं जो अन्य राज्यों से भी संबंधित है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जो है झारखंड की सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है अबुआ बीर दिशोम अभियान। ठीक है, अबुआ बीर दिशोम अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये झारखंड की सरकार ने शुरू किया। वही राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है। किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। किसने जीता है दोस्तों? पंजाब टीम ने जीता है। राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किस राज्य को किया गया दोस्तों? केरल को किया गया। राज्य सरकार ने हाल ही में गाय जनगणना करवाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो ये कुछ अन्य राज्यों से भी संबंधित हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स से जिनके बारे में हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भी चर्चा किया था, उनका हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की जो 6ठी उच्च स्तरीय बैठक थी, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ठीक है, जहां पे ओपेक का हेडक्वार्टर है वहीं पे जो है भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के जो है संगठन ओपेक है और भारत, इनके बीच में जो ऊर्जा वार्ता थी उसकी जो 6ठी उच्च स्तरीय बैठक थी, इसका जो आयोजन किया गया ऑस्ट्रिया के वियना में जो है, जहां पे ओपेक का सचिवालय है, वहां पे जो है इसका आयोजन किया गया। इस बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो ये जो ओपेक के महासचिव महामहिम है जिनका नाम है हैथम अलघेस, और भारत के जो माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवासन और शहरी कार्य मंत्री दोस्तों जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा जो है इस बैठक की अध्यक्षता की गई। चूंकि ये ध्यान रखिएगा ऊर्जा से संबंधित ये वार्ता थी, तो ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित जो है चर्चा की गई।
तो बैठक में जो है खुली और स्पष्ट चर्चा में तेल और ऊर्जा बाजारों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है, जिसमें जो है तेल और ऊर्जा की उपलब्धता से संबंधित सामर्थ्य और स्थिरता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया, जो ऊर्जा बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो चूंकि इसी क्षेत्र पे ये बैठक की गई थी, तो इसी क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की गई। चूंकि ध्यान रखिएगा ओपेक के बारे में बात करें तो भारत और ओपेक जो कि एक संगठन है दोस्तों, तो इनके बीच में ये छठी ऊर्जा जो है वार्ता थी। तो आइए ओपेक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तो आपसे पूछ लेगा कि ये वार्ता कहाँ पे की गई, उससे भी इंपॉर्टेंट ये संगठन है, ठीक है। तो संगठन आपसे पूछा जा सकता है ओपेक, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ओपेक। ध्यान रखिएगा ये एक अस्थायी और अंतर सरकारी संगठन, यानी कि विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं वो आपस में मिल करके इस जो है संगठन में कार्य करती है, इसीलिए इसको अंतर सरकारी, यानी कि विभिन्न देशों की जो सरकारें आपस में मिलकर के कार्य करती हैं, इसीलिए इसको अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। इसका जो है गठन किया गया था दोस्तों 1960 में किया गया था। कहां पे किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पे, ठीक है, बगदाद सम्मेलन हुआ था दोस्तों। उस बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, इन जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन 5 देशों के साथ मिलकर के इन 5 देशों के द्वारा 1960 में ओपेक का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये 5 देश जो है ये संस्थापक देश है। इसका मुख्यालय दोस्तों ऑस्ट्रिया के वियना में है, और वर्तमान में इससे सदस्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो संस्थापक देश है वो है ही, इसके अलावा अल्जीरिया है, अंगोला है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबॉन है, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला जो है इनके सदस्य हैं। अगर हम देखें कि विश्व भर के लगभग जो है जो कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले जो देश हैं, उनमें जो 30% जो है कच्चे तेल का उत्पादन कौन करते हैं, तो ये सदस्य देश, जो ओपेक के सदस्य देश हैं, ये विश्व में जितना भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है उसका 30% उत्पादन ये अकेले मिलकर के करते हैं। तो ये संगठन दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा कि जो भारत ओपेक के बीच जो ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक थी, इसका आयोजन, ठीक है, ओपेक के सचिवालय यानी कि ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिडबी ने किसके साथ मिलकर के एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है। तो ये संपूर्ण ध्यान रखिएगा, ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, आर्थिक गतिविधि सूचकांक है, ठीक है, जो किसके साथ मिलकर के सिडबी ने जो है पेश किया है, तो ये ध्यान रखिएगा ये है जोकार्टा, ठीक है। तो जोकार्टा ने जो है सिडबी के साथ मिलकर के एक सूचकांक विकसित किया जिसका नाम है संपूर्ण। तो एक वित्तीय संस्थानों के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला ये मंच है, ठीक है, जोकार्टा, और इसने सिडबी के साथ मिलकर के, ठीक है, एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक जिसका नाम है संपूर्ण, ठीक है, ये पेश किया है। तो जो भी ध्यान रखिएगा, ये सूचकांक नाम से ही पता चल रहा है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी गतिविधियों के आधार पे, ठीक है, ये सूचकांक जारी किया जाएगा जिसका नाम है संपूर्ण। और ये सूचकांक जो है एमएसएमई आधारित उच्च आवृत्ति संकेतक भारत के छोटे और मझोले उद्योगों को क्या करेगा, उनकी स्थिति को बताएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें सूक्ष्म लघु और, ठीक है, मझोले उद्यम, देश के समग्र, अगर हम इनकी बात करें एमएसएमई का योगदान की बात करें हमारे देश के, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, तो ये जो है समग्र सकल मूल्यवर्धन में 1/4 से अधिक और कुल निर्यात में 40% से भी अधिक का योगदान देते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे समग्र, यहाँ पे जो जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है, जीवी ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो है इनका 1/4 लगभग जो है 25% हिस्सेदारी एमएसएमई की। वहीं अगर हम टोटल जो है इंपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो टोटल इंपोर्ट में भी इनका कितना योगदान है, 40% का योगदान है। तो बहुत बड़ा जो है इनका योगदान है देश की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चूंकि हमने यहाँ पे एक बैंक की बात किया, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। जिसका जो गठन किया गया था ये 2 अप्रैल 1990 को किया गया था संसद के एक अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो संसद ने जो है सिडबी की स्थापना के लिए, भारतीय संसद ने 1990 में एक अधिनियम पारित करके सिडबी की स्थापना किया। और ये जो है सिडबी एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैधानिक निकाय के रूप में भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत, ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को क्या किया, सिडबी की स्थापना की। और ये अधिनियम कब पारित किया गया था, 1990 में ही। इसका मुख्यालय दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपी में जो है सिडबी का मुख्यालय है। और सिडबी की दोस्तों बात करें तो ये ध्यान रखिएगा एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। उद्देश्य क्या है,
तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, डेवलपमेंट, जितने भी स्मॉल इंडस्ट्री होंगे उनके डेवलपमेंट के लिए ये ऋण प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई की वृद्धि विकास में सहायता करना है, ठीक है। जो उत्पादन, रोजगार और निर्यात के मामले में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो एमएसएमई, ठीक है, उनके योगदान को बढ़ावा देना है, ठीक है, क्योंकि एमएसएमई का योगदान आप देख ही रहे होंगे कितना ज्यादा है, तो ठीक है, उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये भी संगठन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस मंत्रालय ने नई चेतना 2.0 अभियान शुरू किया? तो शुरू किया जाएगा दोस्तों नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ, ठीक है, ये जो अभियान है दोस्तों नई चेतना 2.0, इसके दूसरे वर्ष के लिए अपनी योजना की घोषणा किया। तो इसका जो नई चेतना अभियान था, इसका पहला वर्जन जो पिछले वर्ष आया था 2022 में, इसके जो है दूसरे वर्जन का जो है, यानी कि यहाँ पे 2.0 वर्जन की शुरुआत जो है की जाने की घोषणा की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और ये नई चेतना है क्या दोस्तों, ये योजना है क्या? तो ये जेंडर आधारित जो हिंसा है, उस हिंसा के खिलाफ ये एक राष्ट्रीय अभियान है। तो यानी कि जेंडर आधारित हिंसा को समाप्त करने के प्रयास में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई चेतना 2.0, ठीक है, उसके दूसरे वर्ष के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा किया है। इस अभियान की जो शुरुआत की जाएगी वो 25 नवंबर को किया जाएगा। 25 नवंबर को ही क्यों दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा 25 नवंबर को हम मनाते हैं दोस्तों महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसी दिवस के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नई चेतना 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आयोजित किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या? जो लिंग आधारित हिंसा है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना, ठीक है, यानी कि जेंडर जो है बेस्ड जो यहाँ पे हिंसा की जाती है, वायलेंस होता है जो। इस अभियान गतिविधियों में जो स्वयं सहायता समूहों के बीच लिंग आधारित जो हिंसा है उस पर जागरूकता बढ़ाई जाएगी, ठीक है, और जेंडर आधारित जो हिंसा है उसकी रिपोर्टिंग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत दोस्तों नई दिल्ली से की जाएगी, ठीक है, और नई चेतना अभियान का उद्देश्य जैसा कि पहले ही पता चल गया है, महिला और लिंग विविध व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना है, भय मुक्त जीवन को बढ़ावा देना है, लिंग आधारित जो भेदभाव है, जो हिंसा है, उससे समाज को मुक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर आधारित जो हिंसा है उसको समाप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने स्तर पर जो है एक अभियान चलाता है जिसका नाम है नई चेतना। उसके दूसरे वर्जन की शुरुआत जो है 25 नवंबर से किया जाएगा। 25 नवंबर क्यों? क्योंकि इसी दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और ये अभियान जो है 23 दिसंबर तक चलेगा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि यहाँ पे मंत्रालय की बात कर लेते हैं तो आइए हाल फिलहाल में कुछ मंत्रालयों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, ठीक है, एक जल दीपावली जिसका नाम है वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन की शुरुआत किया। तो किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। वही लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका नाम है सक्षम लॉन्च किया किस मंत्रालय ने दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टार्ट कर लीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर है शीतल महाजन, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी है। तो यहाँ पे भारतीय स्काई ड्राइवर है दोस्तों शीतल महाजन, और इन्होंने जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बनी है। स्टार्ट कर लीजिएगा। और इन्होंने जो है छलांग लगाने के बाद ये कहाँ पे उतरी? तो जो है शीतल महाजन यहाँ पे 17,444 फुट की ऊंचाई पर जो काला पत्थर चोटी है वहां पर ये उतरी। शीतल महाजन दोस्तों इनकी कई सारी इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत प्रसिद्ध ये भारतीय स्काई ड्राइवर है। इन्होंने कई सारे विद्या में जो है रिकॉर्ड बनाया है। इनको 2001 में इनको देश के चौथे जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने, ठीक है, 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन से बन गई दोस्तों? तो भारतीय स्काई ड्राइवर है शीतल महाजन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस देश ने भारत को इग्ला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति हेतु सौदा किया है? तो किस देश ने दोस्तों किया? ऑप्शंस आपके सामने, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रूस।
तो रूस ने भारत को इग्ला-एस हाथ से पकड़ी जाने वाली विमान भेदी, यानी कि विमानों को भेदने वाली मिसाइल, अगर कोई अटैक कर रहा है विमान से आपके ऊपर, तो उस विमान को ये भेद देगा और इस मिसाइल को आप हाथ से ही चला सकेंगे। ठीक है, तो ये हाथ से पकड़ी जाने वाली जो है विमान भेदी मिसाइल है, उसकी आपूर्ति करने के लिए और लाइसेंस के तहत वहां, यानी कि भारत में इग्ला के उत्पादन की अनुमति देने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? भारत ने रूस के साथ किया है। ठीक है, यहाँ पे इग्ला-एस जो है ये मानव पोर्टेबल वायु रक्षा, ठीक है, प्रणाली है, जिसे किसी व्यक्ति या चालक दल द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने हेतु दागा जा सकता है। आप इस तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, ये कंधे पर रख करके चलाई जाने वाली मिसाइल है, विमान भेदी है ये। अगर कोई मिसाइल अटैक आता है तो उसको जो है ये भेज सकता है, उसको ये गिरा सकता है धरती पे। ठीक है, भारत की बात करें, भारत दोस्तों अगर वर्तमान में देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। और अगर हम देखें इस समय भारत, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, बावजूद उसके जो है रूस जो है अभी भी भारत का सबसे बड़ा जो है हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। सिप्री की एक रिपोर्ट है दोस्तों, जिसे हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जिसे हम सिप्री कहते हैं। उसकी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो 2018 से लेकर के 2022 के बीच में जो भारत ने जो आयात किया है हथियारों का, उसमें सबसे ज्यादा जो हथियार जो हिस्सा रहा है वो रूस का रहा है। तो रूस का हिस्सा लगभग 45% रहा है, वही फ्रांस का 29% रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से 11% रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हिस्सेदारी है आयात की रूस के साथ भारत की। ठीक है, ये सिप्री रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। तो इसी के क्रम में देखा जाए तो भारत ने अभी रूस से जो है इग्ला-एस हाथ से पकड़ी जाने वाली विमान भेदी मिसाइलों की आपूर्ति के लिए जो है समझौता किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हाल ही में कहा त्रिशक्ति प्रहार नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो त्रिशक्ति प्रहार नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसपे देखा जाए संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि तीनों सेनाएं जो है आपस में मिल करके, ठीक है, ये अभ्यास करी। कहां से? तो राजस्थान के जैसलमेर से। करेक्ट आंसर इज ए। तो भारतीय सेना ने के तीनों अंगों ने हाल ही में त्रिशक्ति जो है प्रहार नाम से सैन्य अभ्यास जो है शुरू किया। इसका जो आयोजन किया गया ये भारत पाक सीमा पर राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना विशेष रूप से दक्षिण पश्चिमी वायु कमान की परिचालन तत्परता और क्षमताओं को अन्य दो सेनाओं के साथ क्या किया गया? प्रदर्शित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जो कि तीनों सेनाएं हैं आपस में जो इस अभ्यास का संचालन करें, तो तीनों सेनाओं के बीच में जो है पूर्ण तालमेल को स्थापित करना, जमीनी और हवाई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके तहत कई फिक्स्ड और रोटरी विंग विमान जो है दिन और रात में संचालन करेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो संयुक्त युद्धाभ्यास को मजबूत करना है, लगभग युद्ध के कृत्रिम माहौल में ऑपरेशन से संबंधित प्लान को क्रियान्वित करने का प्रयास करना है। त्रिशक्ति प्रहार नाम के इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना है, आर्मी और नेवी का एक साथ जो है विषम परिस्थितियों में संकट के दौरान बेहतर तालमेल का अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, युद्धाभ्यास के दौरान नए हथियारों का परीक्षण भी होगा। युद्धाभ्यास में विशेष रूप से पुणे स्थित वायुसेना की दक्षिण पश्चिमी कमान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडीनेस का प्रदर्शन जो है किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन दोस्तों जो है भारत पाकिस्तान की जो सीमा पर राजस्थान का जो जिला है जैसलमेर वहां पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के हम आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमारा कि हाल ही में अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है दोस्तों 14 से लेकर के 20 नवंबर तक। ठीक है, तो ये जो सप्ताह चल रहा है ये अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि देश में जो है हर साल जो है 14 से लेकर के 20 नवंबर तक अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जाता है और इस साल 2023 में ये जो है 17वां संस्करण है जिसका आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष के सहकारिता सप्ताह का मुख्य विषय क्या है? भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और एसडीजी बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका, ये इस साल का विषय है। इस सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, सहकारी क्षेत्रों की उपलब्धियों को उजागर करने, ठीक है, जितने भी क्षेत्र उसमें जो सहकारी क्षेत्र की जो उपलब्धि है उसको उजागर करने, प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी विकास की गतिशीलता के आधार पर विकास के भविष्य की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से यह सप्ताह जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 14 से लेकर के 20 नवंबर तक का जो सप्ताह है वो अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
आधारित बाजरा गीत को पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। किस पुरस्कार के लिए? तो ग्रैमी पुरस्कार के लिए। राज्य के सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की गई है। किस राज्य के मतदाताओं को? तो मध्य प्रदेश के। मोबाइल ऐप अयोध्या में दीपावली समारोह की सुविधा प्रदान किया है। किस मोबाइल ऐप ने? होली अयोध्या ऐप ने। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने रेल कोच रेसेंट्रा का उद्घाटन किया। कहां दोस्तों? हावड़ा, ठीक है, कोलकाता। भारतीय नाविक जहाज एडवांटेड स्वीट को देश से सुरक्षित वापस लाया गया। किस देश से? तो ईरान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, रेगुलर फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।